नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सीधा आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है। महंगी दवाएं उपलब्ध करानी पड़े वो सभी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक संक्रमण के पश्चात जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,02,353 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से प्रारंभ से अब तक 7,674 लोगों की मृत्यु हुई है। 24 घंटों में कल प्रदेश में 1,65,551 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,86,36,313 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल भी प्रयोगशालाओं को आरटी-पीसीआर की जांच के लिए लगभग 70,000 सैंपल जनपदों के द्वारा प्रेषित किए गए। ई संजीवनी पोर्टल पर कल घर बैठे 2,981 लोगों ने डॉक्टरों की राय प्राप्त की और जब आप ई संजीवनी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो आप डॉक्टरों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उनसे बातचीत करते हैं और आपकी समस्या को समझने के बाद वे आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। उसी पर आपको दवाइयों की सूची भी आपको वो उपलब्ध करवा देते हैं। तो संक्रमण के काल में ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग बहुत ही अच्छा है, लाभकारी है और विशेष करके ऐसे लोग जिनमें संक्रमण होने पर जटिलताएं आने की संभावना रहती है उन्हें अपने घर बैठे ही डॉक्टरों से ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करके सलाह प्राप्त करनी चाहिए। और ये करना बहुत आसान है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या इंटरनेट का कनेक्शन है तो आप उस पोर्टल पर जाइए, ई संजीवनी पोर्टल पर जाइए, उसे गूगल करिए ई संजीवनी और आप ई संजीवनी पोर्टल पर जाइए। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा और फ़ोन नंबर जब आप डालेंगे तो आपको एक OTP नंबर आ जाएगा। जैसे आप कोई सामान इत्यादि खरीदते हैं OTP नंबर आता है, वैसा ही एक OTP नंबर आएगा। जब आप OTP नंबर डालेंगे तो आप पाएंगे कि उसको डालते ही फिर आपको एक टोकन मिल जाएगा, फिर आपकी डॉक्टरों से बातचीत हो पाएगी और आप अपना विचार विमर्श करके डॉक्टरों से परामर्श लेकर के घर बैठे आप अपना इलाज करवा सकेंगे। अब तक प्रदेश में 2,29,163 लोगों ने ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया है। प्रदेश में 65,448 कोविड हेल्प डेस्क अब तक स्थापित किए गए हैं और इनके माध्यम से 1,06,22 लक्षणात्मक लोगों की पहचान भी की गई है। सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है और 4,66,018 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 2,94,22,268 घरों का सर्विलांस किया गया है, जिनमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,38,85,835 है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये निर्देश दिए हैं कि आरटी-पीसीआर और एंटीजन के टेस्ट का अनुपात 40:60, 40 एवं 60 के अनुपात में आरटी-पीसीआर और एंटीजन के टेस्ट को रखा जाए प्रदेश में। पहले आरटी-पीसीआर का अनुपात कम था, उसे बढ़ाने के निर्देश हैं ताकि आरटी-पीसीआर से अधिक टेस्ट किए जाएं। जो जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है वहाँ पर जिलाधिकारी और सीएमओ और उनके जो अन्य कोविड से संबंधित अधिकारी हैं वे प्रतिदिन सायंकाल बैठक अवश्य करें, जिसमें वो केसेस की स्थिति और टेस्टिंग कैसे की जानी है, किस इलाके में सर्वेलेंस किया जाना है, इन सब पर रोज विचार विमर्श करें।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रदेश में आईसीयू बेड्स की संख्या और बढ़ाई जाए। सितंबर के महीने में एक एक्सरसाइज हम लोगों ने 11 जिलों में की थी, सेरो सर्वेलेंस की, जिसमें जिन जिलों में ज़्यादा संक्रमण आ रहा था वैसे जनपदों में एक सेरो सर्वेलेंस किया गया था। ये जनपद हैं आगरा, बागपत, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी। इन जनपदों से हमने 16,000 से अधिक सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए थे। हर जनपद से औसतन 1,450 सैंपल कलेक्ट किए गए थे और इन्हें ला करके केजीएमयू में इनकी जांच करवाई गई थी कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई जा रही हैं। और ये निकल के आया कि इन 11 जिलों में 22.1% लोगों में, जो सैंपल्स लिए गए थे उसमें 22.1% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई थी। ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है और आप जानते हैं कि इस समय जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सांस लेने की जिनको तकलीफ पहले से होती है या इस तरह की जो सांस लेने में जो संबंधित बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, वो इस समय थोड़ी ज़्यादा होती हैं। और जो ये कोरोना वायरस है ये भी आपके श्वसन तंत्र पर ही अटैक करता है, सांस लेने की तकलीफ लाता है। तो ये जो समय है जाड़े का, जिसमें कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वैसे भी होती हैं और अगर कोविड है तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है मामला, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस समय बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें और हमें अपने प्रदेश में सतर्क रह के सेकेंड वेव को नहीं आने देना है। और इसके लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने संयम बरता है, जिस प्रकार से आप लोगों ने सावधानी बरती है, वैसे ही सावधानी अभी हम लोगों को जनवरी माह के अंत तक बरतनी है, क्योंकि जनवरी के अंत तक ठंड तेज होती है, उसके बाद फिर ठंड का मौसम थोड़ा कम होने लगता है। तो जनवरी माह के अंत तक हम लोगों को अभी लगातार 2 महीने लगभग अभी बहुत सावधानी बरतने का समय है। और इस समय ये आवश्यक है कि जो हमारे ग्राम निगरानी समितियां हैं, मोहल्ला निगरानी समिति है, आरडब्ल्यू है, ये भी अपनी भूमिका को बहुत ही जागरूकता के साथ निभाएं ताकि लोग बाग संक्रमित न हो और जो संक्रमित हों वो दूसरों को संक्रमित न करने पाएं। किसी को भी कोई लक्षण आए, सांस किसी की फूल रही हो, बार बार खांसी हो रही हो, अगर बुखार हो रहा हो, तो तत्काल जांच करवाएं। अगर आप भी किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं जिसको ऐसा हो रहा है, उसको मदद करिए, उसकी मदद करिए, उससे प्रेरित करिए कि वो अपनी जांच तुरंत करवा ले। क्योंकि रोज ही हम देखते हैं अपने प्रदेश में तो अब जो संक्रमण से मृत्यु की संख्या है वो बहुत कम हो गई है। फिर भी जब उसकी हम विवेचना करते हैं तो हम रोज ये देखते हैं कि जिन लोगों ने विलंब किया और देरी से अस्पताल गए या विलंब से अपनी जांच कराई, उन्हीं लोगों में ऐसी समस्याएं आई। तो इसलिए हमारा ये दायित्व है कि अगर हम किसी व्यक्ति में लक्षण देखते हैं तो तत्काल उसे हम जांच के लिए प्रेरित करें, उसकी जांच भी करवाएं। और जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। जांच के लिए आप अपने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पर फ़ोन करिए या जिला अस्पताल जाइए या आसपास में जहां भी जांच की सुविधा हो वहां आप जांच करवाइए और अपना इलाज करवाइए। समय से इलाज करवाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों में ज़्यादा जटिलताएं आने की संभावना होती है वो कौन लोग हैं? वो हैं हमारे बुजुर्ग, वो हैं गर्भवती महिलाएं, वो हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनकी डायलिसिस हो रही है या कैंसर है या उनको कोई लिवर की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। ऐसे लोगों में जटिलताएं आती हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि वो घर से अनावश्यक बाहर न निकलें। अगर बहुत आवश्यक हो निकलना तो पूरी सावधानी के साथ
मास्क लगा करके, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके, हाथ को साबुन पानी से धोते रह करके ही आप बाहर निकलें। और ऐसे किसी स्थान पर न जाइए, सार्वजनिक स्थानों पर और सार्वजनिक कार्यक्रमों में जहां की भीड़ भाड़ होने की संभावना हो। आप सबों से, जो लोग इस कैटेगरी के हैं जिनमें जटिलताएं आती हैं, आप सबों से मेरा अनुरोध है कि आप अगले 2-3 महीने तक ऐसी जगहों पर बिल्कुल मत जाइए। संक्रमण से बचिए, किसी प्रकार की जटिलता आने ही मत दीजिए। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएंगे, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएंगे, बहुत इच्छा होगी कि पड़ोस में शादी हो रही है या रिश्तेदार में किसी के यहाँ शादी हो रही है और हमको वहाँ जाना चाहिए, बहुत लोगों से मिलेंगे, लेकिन ये समय सावधानी बरतने का है। तो आप लोगों से फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग करके सब लोगों से बातचीत कर लीजिए, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बुजुर्ग लोग कतई न जाएं और जो लोग घर वाले हैं उनको वो वहाँ न लाएं। भीड़ भाड़ जगहों पर बिल्कुल न लाइए ताकि उन्हें संक्रमण से बिल्कुल बचाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया है कि पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है कि 60 साल से अधिक वाले व्यक्तियों का जो टोटल इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, अर्थात उनमें संक्रमण बढ़ा है। पहले 2-3 महीने पहले ये 8% के आसपास हुआ करता था, अब ये 10.2% पहुंच गया है। तो ये हिस्सेदारी बुजुर्ग लोगों की इसमें बढ़ रही है, संक्रमण में ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वो हम उनके साथ हम भी जब बहुत लोग अच्छे ठीक होने लगते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि भाई इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ऐसा नहीं है, संक्रमण अभी जारी है और संक्रमण जितना मुश्किल कर सकता था वो आज भी उतना ही मुश्किल कर सकता है। तो इसलिए बुजुर्गों से अनुरोध है और गर्भवती महिलाओं से और जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं कि आप सार्वजनिक स्थानों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में न जाएं, घर पर रह करके अपना बचाव करें। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, जब तक कोई दवा नहीं आती है, तब तक बचाव ही इस संक्रमण का सबसे अच्छा इलाज है। तो अपना हमें बचाव करना है। इसके लिए हमें अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना है, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क इस्तेमाल करिए, रुमाल इस्तेमाल करिए, गमछा इस्तेमाल करिए, दुपट्टा इस्तेमाल करिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए, लोगों से दूर रहिए। लोगों के नज़दीक जाएंगे क्योंकि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसा बुखार नहीं है जो मच्छरों के काटने से होता है। ये मच्छर के काटने से नहीं होता, ये मक्खी के आपके खाने पर बैठे जाने से नहीं होता। ये होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को। जब हम बोलते हैं, अगर संक्रमित व्यक्ति है, चीखता है, खांसता है, बोलता है, उसके मुंह से जो विषाणु निकलते हैं, वो विषाणु अगर आप बिल्कुल उसके करीब हैं तो वो विषाणु निकल कर आपके आँख, नाक, मुंह के रास्ते आपके अंदर जाएंगे। या जिन सतहों पर उसने छीका खासा वहाँ विषाणु जमा है, आप गए, आपने भी उन सतहों को छुआ, हाथ से छुआ, फिर हाथ से अपने आँख, नाक, मुंह को छुआ, तो वो विषाणु आपके शरीर के अंदर गए और आप संक्रमित हुए। तो अगर आप अपने हाथ को साबुन पानी से अच्छे से धोते रहेंगे तो आप इस संक्रमण को संक्रमित नहीं होंगे, विषाणु को वहीं पर आप मार देंगे और संक्रमण की श्रृंखला को आप तोड़ देंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए और किसी प्रकार के भी भ्रामक खबर में, प्रचार में न आइए। जो भी कोविड-19 के बारे में व्यवस्था है या जो भी सूचना है वो आपको हम रोज उपलब्ध कराते हैं, यही आधिकारिक सूचना है। इसके अलावा आपको किसी माध्यम से सोशल मीडिया पर कोई और आपको कोई सूचना दे कि डीजे बंद है, बैंड बाजा बंद है, ये है, वो है, ये सब असत्य है, ये भ्रामक सूचनाएं हैं। बिल्कुल भी किसी भ्रामक सूचना के प्रभाव में ना आइए। जो आपको हम रोज ब्रीफ करते हैं मीडिया को, यही आधिकारिक सूचना है और जो भी जानकारी होगी आपको हम रोज उपलब्ध कराएंगे। तो किसी भी भ्रामक सूचना में मत आइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। मेरे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आपको ठीक बताया है, उस तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देखने में आया है कि पिछले कुछ दिनों से
कुछ लोग व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के जरिए कोविड-19 से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। सरकार की तरफ से कई बार स्पष्ट किया गया है, आज जैसे हमारे साथी ने बताया, हम लोग आपको प्रतिदिन आधिकारिक जानकारी देते हैं। तो कृपया किसी भी सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पर आप यकीन करने से पहले उसको एक बार चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी लॉकडाउन है, कभी कुछ है, ये सब के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं। आपको अवगत कराना है कि शादियों के समारोह में बैंड बाजा और डीजे बनाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। जो सरकार ने बारातों के लिए और जो समारोहों के लिए सीमा तय की है, बैंड बाजा डीजे उसके अतिरिक्त है। और इसके लिए ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आपको कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, महज सूचना देनी है। आपको सिर्फ एक सूचना देनी है कि आप कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और ये फंक्शन आप कर रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में हॉटस्पॉट में कुछ कमी आई है। कंटेनमेंट जोन जो है वो लगभग वैसे ही हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज हों, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण इकाइयों को कराया जा रहा है। जो पूर्व से विद्यमान इकाइयां हैं लगभग 4,37,000 को बैंकों से 10,854 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कराए गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है तथा उन्हें बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण कराया जा रहा है। हमारी जो प्रगति है दिन लगातार उनको बैंकों से समीक्षा की जा रही है। कल की प्रगति के हिसाब से प्रदेश में 6,46,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,550 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। इनके माध्यम से, केवल एमएसएमई के माध्यम से ही लगभग 25 लाख रोजगार के नए अवसर प्रदेश में युवाओं के लिए सृजित किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा धान की खरीद की समीक्षा की जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी समीक्षा की थी और सभी एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि उनके अगर अधीनस्थ अधिकारी, कोई केंद्र प्रभारी या किसी भी स्तर पर लापरवाही हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। खाद्य विभाग द्वारा अभी कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों, धान क्रय केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। सहकारिता विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि उनके क्रय केंद्र जो हैं तेजी से काम करना शुरू करें। अब तक कुल लगभग 180 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में खरीदे गए धान का लगभग 1.5 गुना है। काश्तकारों का भुगतान भी निरंतर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी निर्देशित किया है अपनी समीक्षा बैठक में कि किसी प्रकार की कोई समस्या किसान को ना आने दी जाए। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, पिछले वर्ष 3,000 धान क्रय केंद्र बनाए गए थे। इस वर्ष प्रारंभ में 4,000 धान क्रय केंद्र थे, जो कि अब बढ़ाकर 4,200 किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि इसमें जितने और अधिक आवश्यक हों उतने क्रय केंद्र और खोल लिए जाएं,
ताकि किसानों को किसी प्रकार के धान अपना उनका बिक्री करने में कोई कठिनाई ना हो। मंडी को भी निर्देशित किया गया है कि मंडी से भी अधिक से अधिक धान सरकारी क्रय केंद्र में खरीदा जाना चाहिए। उसके लिए सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ मक्का खरीद का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। अब तक 1,80,000 क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है। आज के इस संदेश में मुझे एक बार फिर से, चाहे मुझे दोहराना पड़े, लेकिन ये जरूर आपको अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार ने बैंड बाजा डीजे के पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। शादी समारोहों के लिए कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए जो संख्या सीमित की गई है, उस सीमित संख्या के अंतर्गत आप समारोह आयोजित कर सकते हैं। आपको केवल नज़दीकी थाने में सूचना देने की आवश्यकता है, अनुमति की आवश्यकता नहीं है। त्योहार हैं, आपको दुगनी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा मेरे साथी अभी बताकर गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, हाथ धोते रहें। ये सावधानियां अगर हम रखेंगे तो जो कोरोना का संक्रमण है उस पर हम लोग नियंत्रण पा सकेंगे। प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं, समुचित टेस्ट हो रहे हैं। अभी टेस्ट जो है 1,75,000 से ऊपर बढ़ रहे हैं और इसे और अधिक बढ़ाने का निर्देशन किया गया है। सभी अस्पतालों में समुचित बेड उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हम सबको सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी रहेगी तो संक्रमण से बचेंगे। धन्यवाद। तो कोरोना पर केंद्र सरकार की, यूपी सरकार की आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि किसी भी तरह की भ्रामक जो सूचनाएं हैं उन पर ध्यान ना दें, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पर ध्यान ना दिया जाए। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपको देते हैं और उसी पर आप विश्वास करें। बैंड बाजा या फिर डीजे पर प्रतिबंध नहीं लगा है। आप बस जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, उनका पालन करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भ्रम इस दौरान जो फैलाया जा रहा है उस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। मक्का खरीद का काम भी तेजी से जारी है। किसानों को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।